नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें कि हिमाचल से सामने आ रही है। चंबा जिले में आधी रात को जो है धरती हिली है, आधी रात को धरती हिली है और चंबा में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भूकंप के झटके से लोग सहमे हुए हैं और लोगों ने तुरंत अपने घर खाली कर दिए। कल भी चंबा में आया था जोरदार भूकंप। तो आपको बता दें कि कल भी चंबा में जोरदार भूकंप आया था और रात को भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चंबा में आधी रात को धरती हिली है। चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, कल आधी रात को भी चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कितने सेकंड्स के ये झटके थे? क्या कुछ नुकसान हुआ है? लोगों का क्या कुछ कहना है? एक बार पूरी जानकारी। जी, बिल्कुल। देखिए, कल दोपहर को जब सारे में भूकंप आया था चंबा में, तब भी जब भूकंप आया था, तीव्रता रिक्टर स्केल पे 5.4 आंकी गई थी। और उस टाइम भी चंबा में, अगर हम हिमाचल की पूरे बात करें, हिमाचल की अपेक्षा चंबा में जोरदार झटके लगे थे। और आधी रात को भी कल चंबा में है भूकंप के जो झटके वो महसूस किए गए और जोरदार ये भूकंप के झटके थे। लोग जो है वो डर गए थे, सो रहे थे लोग। आधी रात को ये झटके लगे और उठकर खड़े हो गए थे, बाहर निकल आए थे घरों से। और ये जो भूकंप के झटके आधी रात को लगे हैं, हालांकि इससे कोई जान माल की नुकसान की अभी तक कोई जो जानकारी है वो नहीं मिली है। लेकिन ये जरूर है कि लोग जरूर डर गए थे, क्योंकि दोपहर में भी झटके लगे थे और आधी रात को जब लोग सो रहे थे तब भी ये जो भूकंप के झटके वो लगे थे। हालांकि अगर दोपहर की बात करें, 1:34 पर भूकंप के झटके लगे थे और तब जो है चंबा में स्कूल की दीवार गिर गई थी, जबकि चार जो अन्य स्कूल थे वहां पे दरारें आ गई थी। और इसी तरह भूकंप से जो चंबा का चुराह विधानसभा है, वहां पे भी एक पाठशाला करेला की दीवार गिर गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य हिमाचल के पूरे जिलों के मुकाबले चंबा जिला में जो भूकंप के झटके काफी जोरदार महसूस किए गए। और दोपहर में जो झटके थे उनसे हालांकि हल्का सा जो नुकसान है उसकी जो जानकारी है वो मिली है, लेकिन जो आधी रात को झटके महसूस किए उनसे फिलहाल किसी तरह की जान माल की किसी तरह की कोई जो सूचना है वो अभी तक नहीं मिली है। जी टीना जी, जिस तरीके से कल दोपहर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और कल रात आधी रात को भी जो है ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, बात वही रिएक्टर स्केल की कर ली जाए तो रिएक्टर स्केल पर क्या तीव्रता रही है इस भूकंप की? पे भूकंप की जो रिक्टर स्केल पे तीव्रता है वो 5.4 आंकी गई थी। और जो हिमाचल के अलग अलग जिले हैं, चाहे वो ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला की बात करें, ऊपरी जिलों में रामपुर के आसपास काफी तेज झटके महसूस किए गए थे। और पूरे हिमाचल में जो है ये झटके महसूस किए गए। कहीं हल्के ये झटके थे, लोगों को महसूस नहीं हो पाए। लेकिन चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें, क्योंकि कांगड़ा और चंबा ऐसी जगह पर है जहाँ पे जो भूकंप का जो स्केल है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे जो है जोरदार झटके महसूस होते हैं। कांगड़ा में भी कल जो है हल्का नुकसान की जो है सूचना वो मिली है। और दोपहर बाद जो है हमीरपुर में भी बताया गया कि स्कूल में जब झटके लगे तो बच्चों को जो है मैदान में बिठा दिया गया था डर के मारे। लेकिन अगर और इस तरह से बात करें तो कोई नुकसान अभी तक नहीं आंका गया है। और जो रात को झटके लगे वो भी लोग जरूर डरे हैं, लेकिन इस तरह की कोई नुकसान की जो जानकारी है वो अभी तक सामने नहीं आई है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर राजधानी से। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधिकरण ने यह आदेश तब दिया जब पता चला कि साल 2013 में एक सड़क हादसे में घायल युवक का जिस शख्स ने 5 महीने तक इलाज किया वो नीम हकीम था और वो जिस डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल कर मरीज का इलाज कर रहा था उनकी मौत 7 साल पहले हो गई थी। MACT के पीठासीन अधिकारी एकता गौबा मान ने कहा कि दिल्ली में छोला छाप डॉक्टरों को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद गंभीर और चिंता पैदा करने वाले हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ये अजीब तथ्य है कि हादसे में घायल होने वाले युवक का 5 महीने तक इलाज करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र M मल्होत्रा की 7 साल पहले ही मौत हो गई थी। जब किसी दुर्घटना बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल या क्लिनिक लाया जाता है तो उम्मीद की जाती है कि मौत से जूझ रहे घायल शख्स का इलाज करने वाला डॉक्टर छोला छाप या नीम हकीम नहीं होगा।
यदि कोई झोलाछाप डॉक्टर इलाज करता है तो मरीज की जान को खतरा और बढ़ने की आशंका होती है। अदालत ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर खतरनाक है और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है, क्योंकि झोलाछाप डॉक्टर से दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को खतरा होता है और ऐसे डॉक्टरों के कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। तो आपको बता दें कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने केंद्र और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्रिय झोला छाप डॉक्टरों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधिकरण ने यह आदेश तब दिया जब पता चला कि साल 2013 में एक सड़क हादसे में घायल युवक का जिस शख्स ने 5 महीने इलाज किया था वो नीम हकीम था। वो जिस डॉक्टर के नाम का इस्तेमाल कर मरीज का इलाज कर रहा था, उनकी मौत 7 साल पहले हो गई थी। MACT के पीठासीन अधिकारी एकता गौबा मान ने कहा कि दिल्ली के झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद गंभीर और चिंता पैदा करने वाले हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कहा कि ये अजीब तथ्य है कि हादसे में घायल होने वाले युवक का 5 महीने तक इलाज करने वाले डॉक्टर वीरेंद्र M मल्होत्रा की 7 साल पहले मौत हो गई थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर लें, दिल्ली सरकार को झोलाछाप डॉक्टरों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के जो है निर्देश जारी किए गए हैं। एक बार ये पूरा मामला किस झोलाछाप डॉक्टर के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें मोटर कह सकते दुर्घटना धारा पर न्यायाधीश की आधार पर यहाँ सरकार को आदेश दिए गए हैं कि 2013 के अंदर एक घटना घटी थी, जिसके अंदर एक झोला छाप डॉक्टर ने ही एक दुर्घटना व्यक्ति का 6 महीने तक इलाज किया और उसके बाद में भी वो उसे बचा नहीं पाया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर की, तो जिस डॉक्टर के नाम पर वो इलाज कर रहा था वो डॉक्टर 6 महीने पहले ही मर चुका था, यानी कि उसकी एक्सपायर हो चुका था। मगर यहाँ पर फर्जी वाला जो चल रहा है अभी तक पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर जो है, नीम हकीम डॉक्टर जो है, वो जिस तरीके से इलाज करते हैं और उस इलाज से भी कहीं ना कहीं लोगों को फायदा नहीं होता है और बल्कि में उनका नुकसान ही होता है। क्योंकि जब दुर्घटना घटती है तो कहीं ना कहीं लोग बाग जो है वो ऐसे आसपास के जो भी डॉक्टर या फिर कहे क्लिनिक या फिर अस्पताल मिलते हैं उनके अंदर ही इलाज कराने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग जो घायल व्यक्ति है उसकी जान बच सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही है, लगातार कहीं ना कहीं लोगों की मौत हो रही है दुर्घटना के अंदर। मगर झोला छाप डॉक्टरों की बात करें तो झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो इलाज किया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों की मौत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इसी को लेकर अब कहते हैं मोटर व्हीकल धारा एक्ट के तहत जो दिल्ली सरकार और क्या कहते हैं केंद्र सरकार को जो आदेश दिए गए उसके अंदर अब जो झोला छाप डॉक्टर है या फिर कहे नीम हकीम जो डॉक्टर है उनके ऊपर कार्रवाई होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों के ऊपर ऐसी गाज गिरेगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं बदनाम नहीं होंगे। और क्योंकि जो लोगों को समय से इलाज नहीं मिलेगा जिसकी वजह से दिक्कतें आती थी, अब वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो सरकार के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अब झोला छाप डॉक्टर के लिए लगातार कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि जितने भी नीम हकीम डॉक्टर है उनके ऊपर अब सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। जी राजीव, वही बात कर रहे हैं जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की अगर बात कर ले, क्या कानूनी कार्रवाई इनके लिए अमल में लाई जानी है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नीम हकीम डॉक्टरों के ऊपर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई की और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के द्वारा ही अब पूरे देश के अंदर कार्रवाई की जाएगी और जिसके अंदर लगभग 6 महीने की सजा है और उसको कहीं ना कहीं वो जो नुकसान है, जो भरपाई है जिस व्यक्ति की दुर्घटना के साथ उसके डॉक्टर के द्वारा इलाज करते द्वारा कहीं ना कहीं जो घायल होते हैं या फिर मरते हैं उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं अब कोर्ट जो है वो निश्चित करेगी कि कितना जुर्माना जो है उस डॉक्टर को देना होगा। यानी कि जो नीम हकीम डॉक्टर है उसको भी कहीं ना कहीं मुआवजा भी देना पड़ेगा और कहते हैं हेल्थ जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी अब इसका कहीं ना कहीं गौर करना होगा। मगर तमाम तरीके से कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी जो नीम हकीम डॉक्टरों के द्वारा जो लोगों की जान जाती है उसके अंदर अब सख्ती से कार्रवाई की जाए और देखना होगा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इसके अंदर कितना बड़ा कदम उठा पाती है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा पहले भी कहीं ना कहीं कोशिशें की गई है नीम हकीम जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं छोटे छोटे इलाकों की बात करें तो वहां पर छोटी छोटी क्लिनिक खोलकर या फिर कहे दुकानें खोलकर वो
इलाज करते हैं और उनके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों की मौत भी हो जाती है। इलाज वो सही समय से नहीं कर पाते, ना ही उनको इलाज करने का तरीका आता है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को जिस तरीके से आदेश मिले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं नीम हकीम डॉक्टरों की बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके ऊपर सजा भी बिल्कुल की जाएगी। जी राजीव, कोई आंकड़ा सामने आया पाया है कि राजधानी में इस वक्त कितने छोड़ाछाप डॉक्टर जो हैं सक्रिय हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े अभी तक दिल्ली की सरकार के पास इतने आंकड़े नहीं है, क्योंकि हर छोटे इलाके के अंदर नीम हकीम डॉक्टर जो है वो बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। बुखार खांसी जुकाम के नाम पर वो अपने क्लिनिक चलाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की मौत भी हो जाती है। जब उनसे संभाला नहीं जाता है तो फिर वो बड़े डॉक्टर अस्पतालों के लिए बोलते हैं। मगर यहाँ पर जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। हर छोटे इलाके की बात करें, चाहे वो सदर बाजार जैसा इलाका हो, नबी करीम जैसा इलाका हो, मंगोलपुरी जैसा इलाका हो, तमाम जगहों पर हर छोटे छोटे डॉक्टर जो है वो जो नीम हकीम डॉक्टर है वो बैठे हुए हैं और हजारों रुपए का कहीं ना कहीं उनसे लोगों से ऐंठे जाते हैं, मगर वो उनका भी इलाज वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां बनती हैं, लोगों की जान चली जाती है। मगर अब देखना होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार उन झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करती है और जो सजा का प्रावधान दिया गया है, 6 महीने की सजा बताई गई है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तमाम जो जानकारी है वो मिल पा रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब जिस तरीके से समय समय रहते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई करती है झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर, अब कितनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मोटर व्हीकल धारक एक्ट के तहत जो न्यायाधीश है उनकी तरफ से आदेश दिए गए हैं और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर जो झोला छाप डॉक्टर जो है उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी इस पूरे मामले में अदालत का क्या कुछ कहना है? देखिए, अदालत की बात करें तो अदालत की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों के लिए सख्ती से कदम उठाने की बात की जाती है, मगर लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिलती है। मगर अब जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद कहीं ना कहीं न्यायाधीश की तरफ से बिल्कुल बोला गया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसके अंदर मिलकर काम करेगी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अब झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर गाज गिरनी बिल्कुल लाजमी है और सजा का भी प्रावधान किया गया है और सजा कहीं ना कहीं 6 महीने से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया दिल्ली के अंदर कितने ऐसे फर्जी डॉक्टर हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। मगर जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद कहीं ना कहीं धरपकड़ जो है वो जरूर झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर की जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात यूपी की। सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में प्रातः 11 बजे केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और टैबलेट वितरण और 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों व 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करेंगे। मेधावी छात्रों का सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे। केंद्र और राज्य बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 विद्यार्थियों का सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों और 125 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार के कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे। शाम 7:30 बजे वो सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक जनपद के विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा और 15 जून को हनुमानगढ़ी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में प्रातः 11 बजे केंद्र और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और टैबलेट वितरण और 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों व 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण करेंगे। मेधावी छात्रों का सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे। केंद्र और राज्य बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 1745 विद्यार्थियों का सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा और 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों और 125 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया जाएगा। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होगा और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे। शाम 7:30 बजे वो सभागार में ऑफिसर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 7:30 से 8:30 बजे तक जनपद के विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी उनकी तरफ से किया जाएगा और 15 जून को हनुमानगढ़ी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन भी करेंगे। तो आज मेधावी छात्रों का, जिन्होंने बोर्ड
परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे मेधावी छात्रों का सम्मान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। कुल 1745 मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा, उन्हें टैबलेट वितरित किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि 18 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों व 125 विज्ञान प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बोर्ड परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थियों का जो है आज सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करने वाले हैं, टैबलेट उन्हें वितरित किया जाएगा और लोकार्पण भी का भी जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, कई कार्यक्रम हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और सबसे पहला कार्यक्रम की बात कीजिए, राजकीय और केंद्रीय बोर्ड परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने जो उच्च अंक प्राप्त किए हैं, उन मेधावी छात्राओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सम्मान देने का काम करेंगे और साथ ही साथ टैबलेट और मोबाइल वितरण करने का काम करेंगे। और आज लगभग 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बात की जाए तो 1745 जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको आज सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे और साथ ही साथ टैबलेट और मोबाइल वितरण करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ कहा सकता है मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण के साथ साथ 16 राजकीय माध्यमिक जो विद्यालयों में भवनों का लोकार्पण है, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने का काम करेंगे। तो वहीं लगभग 125 विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी समय करेंगे। और एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और साथ ही साथ गुलाब देवी समेत जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि टैबलेट वितरण और मोबाइल वितरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई थी, तब सरकार ने संकल्प पत्र में वादे किए थे और उसी वादे के आधार पर आज जो छात्र छात्राएं हैं, जो मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने राजकीय और बोर्ड परीक्षा कह सकते हैं केंद्रीय बोर्ड परीक्षा में अपना नाम उच्च स्थान पर दाखिल किया है, उनको आज सम्मान करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और उसके बाद 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे के आसपास वो अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर शाम 7:30 बजे तक वो सभागार में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे कि क्या मौजूदा स्थिति, कितना काम हुआ, इन सब पर कहीं न कहीं रामलला का मंदिर जो बन रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 7:30 से 8:30 तक जनपद विभिन्न विकास कार्यों पर वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जो विकास कार्य, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे वो पार्क बन रहा हो, वैसे तमाम जो विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण करने गए। अयोध्या में ही रात्रि विश्राम करेंगे और 15 जनवरी यानी कल हनुमानगढ़ी में अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। हनुमानगढ़ी है, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या में दर्शन पूजन करने का भी काम करेंगे और मंदिर का निर्माण स्थलीय निरीक्षण जो है वहां से कितना काम पूरा हुआ और जो 2024 का वादा है उस वादे के आधार पर क्या राम मंदिर जो बन रहा है वो आस्था का प्रतीक, पूरे देश की आस्था का प्रतीक है, वो उसका काम कितना हुआ उस पर भी स्थलीय निरीक्षण करने का। 11 बजे वो जनसभा रखी गई है, वहां पर अयोध्या में जनसभा रखी गई, जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडा दिखाने का काम करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। और महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। बीजेपी 9 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जो महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसी क्रम में भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली है, उस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करेगी। जितेंद्र, जिस तरीके से 9 साल की उपलब्धियां जो है बीजेपी अपनी गिनवा रही है, ऐसे में विपक्ष किन किन मुद्दों पर, इन 9 सालों में किन किन चीजों पर जो है सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष की भूमिका है और जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने का काम विपक्ष करता है। और चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, विकास कार्य का मुद्दा हो, उन सब मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, वो सभी कहीं न कहीं घेरने का काम कर रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा इस समय का जो बयानबाजी चल रही है वो लोकसभा चुनाव की चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर लोकसभा की जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश से, उनको हराने का काम बीजेपी से को करना है और बीजेपी को हराना है और तभी कहीं ना कहीं देश की भलाई हो सकती है। तो कहीं विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ताधारी पार्टी अपनी और बीजेपी जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में है। 9 साल का प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जनता से चर्चा कर रही है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के 9 साल की कार्यकाल की उपलब्धता बताने का काम कर रही है। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब बात पंजाब की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज होशियारपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां की हैं, उनको लोगों को बताने का काम जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। वो जन जन को बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। होशियारपुर में दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज होशियारपुर पहुंचेंगे और इसी के साथ पिछले 9 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या कुछ उपलब्धियां की हैं, उनको लोगों को बताने का काम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से किया जाएगा और जन जन तक वो बीजेपी के कामों को गिनवाएंगे। तो आज होशियारपुर के दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी अपने कामों को गिनाने का काम जो है शुरू कर दिया है। देश भर में बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है और लोगों तक अपने 9 साल में किए गए कामों को बताने का काम जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। क्या क्या उपलब्धियां बीजेपी ने 9 सालों में की हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता कर रहा है। आपको बता दें, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री भी लगातार जो है राज्यों के दौरों पर हैं ताकि वहां जनता को बताया जा सके कि 9 साल में आखिर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या क्या उपलब्धियां उनकी तरफ से की गई हैं। ये तमाम उपलब्धियां ये केंद्रीय मंत्री बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर ली जाए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होशियारपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 1 बजे तक होशियारपुर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को गिनाने का काम वो करेंगे कि 9 साल के कार्यकाल में किस तरीके की उपलब्धियां उनकी तरफ से की गई हैं। वो तमाम तरीके की उपलब्धियां जो हैं वो जनता के बीच रखेंगे। जनसंपर्क अभियान जो है बीजेपी बड़े स्तर पर चला रही है, तो ऐसे में अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम जो है आज जेपी नड्डा होशियारपुर में करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा होशियारपुर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि सभी तरीके की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जेपी नड्डा इसी क्रम में आज होशियारपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो अपनी बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। है और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, तो ऐसे में जनता को किस तरीके से रिझाया जाए, जनता को किस तरीके से मनाया जाए, ये तमाम कोशिशों में बीजेपी लगी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री जो हैं सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और तमाम उपलब्धियां जो हैं गिनाने का काम बीजेपी इन दिनों कर रही है। केंद्रीय मंत्री लगातार राज्यों के दौरों पर हैं, चाहे किसी भी राज्य की बात कर ली जाए, हर राज्यों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर ली जाए तो आज वो पंजाब के होशियारपुर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल किस प्रकार का रहा और इस बीच क्या क्या उपलब्धियां बीजेपी द्वारा हासिल की गई हैं, इस तरीके की तमाम जानकारी जो है वो जनता के बीच जाएंगे और उन्हें देंगे और जनता को रिझाने की कोशिश जो है की जाएगी। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज जेपी नड्डा जो है होशियारपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां उनकी तरफ से की गई हैं, तो वो आज गिनाने का काम वो करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बात कर ले निशा की अनेक तरह की जो है गतिविधियां जो आज होती हुई पंजाब में नजर आएंगी। हालांकि जब देखा जाए तो पंजाब के दौरे पर जेपी नड्डा है और होशियारपुर में आज जो है रैली करने जा रहे हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो 2 साल में, पिछले 2 साल में बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ उपलब्धियां दी है, उनके ऊपर जो है मंथन जो है वो करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे कि बीजेपी सरकार ने 2 साल में उनको दिया तो क्या दिया। हालांकि देखा जाए तो कोरोना के समय अगर बात की जाए तो गेहूं जो है फ्री जो वितरण की गई थी और कोरोना के जो टीकाकरण है वो जो फ्री में वितरण किया गया और जो है रसोई गैस की बात कर ले, पहले जो देखा जाए तो चूल्हों की जो है वहां पर खाना पकाती हुई महिलाएं जो है गांव की नजर आती थी, वह अब गैस उज्जवल योजना की तरह गैस जो है उनको दे दी गई है।
हालांकि अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन जो है दे दी गई है। तो ये सब तमाम जो है उपलब्धियां जो है आज बीजेपी के जेपी नड्डा जो है वो आज लोगों को बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार को। 2 साल में क्या कुछ उन्होंने लोगों के लिए किया, ये सब कुछ जो है लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। जी। संदीप, वहीं बात कर लें बीजेपी को लेकर किस प्रकार का माहौल इस वक्त पंजाब में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलती है। अच्छा खासा जो है इनका दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन वही बात अगर बीजेपी की कर ली जाए, बीजेपी को लेकर किस प्रकार का माहौल है पंजाब में? देखिए, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का ग्राफ अब पहले से जो है काफी उठ चुका है। पहले जो है बीजेपी गठबंधन में सरकार लाने की बात करती थी, पर अब कहीं ना कहीं जब से श्रोमणी अकाली दल से नाता टूटा है, तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो है मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब आपने पिछले जलंधर उपचुनाव में देख ही लिया है कि उनका जो कैंडिडेट था इंदर इकबाल, कहीं ना कहीं वो भी अच्छे मार्जिन से जो है वोट लेकर सामने आए हैं। तो इसके चलते ये भी देखा जा सकता है कि जलंधर में अगर अच्छी वोट ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे पंजाब में अपना ग्राफ जो है बीजेपी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी दावा भी कर रही है कि आने वाली सरकार जो है वो पंजाब में डबल इंजन की बनाए, ताकि जो है पंजाब को अच्छी तरह चलाया जा सके। और सेंटर से जैसे कि मोदी की सरकार है तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो है पंजाब में बने। हालांकि अभी तो सेंटर के चुनाव है, तो सेंटर के लेकर लगातार तैयारी जो है बीजेपी भी करती हुई नजर आ रही है। जी चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज होशियारपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के साथ पिछले 9 साल में बीजेपी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं उनको बताने का काम जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा और जन जन तक बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जाएगा। होशियारपुर में दोपहर 1 बजे जेपी नड्डा पहुंचेंगे और आपको इसी के साथ बता दें कि जनसंपर्क अभियान बीजेपी बड़े स्तर पर चला रही है और ऐसे में उनकी उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जाएगा। 9 सालों में बीजेपी ने क्या उपलब्धियां की हैं, आज होशियारपुर की जनता को गिनाने का काम जो है जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे, उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे और अपने कामों को जेपी नड्डा आज होशियारपुर की जनता के समक्ष रखेंगे। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।